सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणी मंगलम कुंद कुंदायु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। माता पिता बनना कितना कठिन है। गीजू भाई ने पुस्तक लिखी, माँ बाप बनना कठिन है। बच्चों में संस्कार डालना, अनुशासन, जिम्मेदारी का भाव, इसकी बहुत कमी दिखाई देती है। जिम्मेदारी का भाव, मैं तो सभी से ही कहूँगा ये बात, जैसे जैन शासन की प्रभावना हमारी जिम्मेदारी है, सट आवश्यक का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है, स्वाध्याय करना जिम्मेदारी है, आत्मकल्याण करना जिम्मेदारी है। लेकिन अभी हम तो स्थूल बात कर रहे, बच्चों को कोई काम दिया जाए उसे जिम्मेदारी से करें। माने हमें इतना विश्वास होना चाहिए काम होगा ही, वो गया है काम करने के लिए। बड़े दादा की श्रद्धांजलि सभा में डॉक्टर साहब का 1 घंटे का लेक्चर हुआ। डॉक्टर साहब बोले, मेरे में बचपन से ही आदत थी, जहाँ जाऊँगा तो बिना काम करे नहीं लौटूंगा, जाऊँगा तो काम करके ही लौटूंगा। मतलब एक जिम्मेदारी का भाव बहुत बड़ी चीज़ होती है। मम्मी ने बच्चे से कोई काम कहा, बेटे ये काम कर लेना, गए और सूचना भी नहीं दी, स्वरूप बताया भी नहीं कुछ उसके बारे में। क्यों, तुम गए नहीं थे? गए थे, कोई मिला ही नहीं। अरे कोई नहीं मिला तो फिर आगे सोचते तो कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कितने बजे बात होगी, क्या डिसीजन हुआ, निर्णय, कुछ पता तो लगना चाहिए। हम बिजली का बिल भरने गए थे, वहाँ ताला लगा था, फिर आ गए, फिर दिन भर 2-3 दिन कुछ खबर ही नहीं। जिम्मेदारी का भाव, ये बहुत बड़ा शब्द है इसमें, जिम्मेदारी। 3 बातें हुई, संस्कार डालना, तो उसकी तो अपन चर्चा कर ही रहे हैं। अनुशासन, ये सब प्रैक्टिकल कराने की जरूरत है, अनुशासन की भी। जिम्मेदारी का भाव, और एक और बहुत बड़ी बात है आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। ये सब चीज़ें आप बच्चों को, हम ही प्रैक्टिकल करेंगे तब बच्चे सीख जाएंगे। सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण का मतलब आवेश में नहीं आ जाना, जोश में नहीं आना, भावुक नहीं होना। आत्मनियंत्रण माने क्या, अब जरा में भावुक हो गए और चिल्लाने लगे। आपको पता है जो लोग चिल्लाते हैं वो भावुक होते हैं, मतलब अपने आत्मनियंत्रण में नहीं रहते हो। अब अपन बच्चे से कोई बात करे, चिल्लाओ मत, अरे लेकिन तुम्हें खुद चिल्ला के बोल रहे तो वो चिल्लाएगा नहीं तो क्या करेगा। रूठो मत, मचलो मत, लोगों वो कंट्रोल करना तो सीखना पड़ेगा उसे। देखना थोड़ा कुछ बातें आप ही सोचना। अभी आप लोगों से कह रहे हैं घाटा होगा तो कैसे कंट्रोल करोगे, अपमान के समय कैसे कंट्रोल करोगे, जम के भूख लग रही है तो कैसे कंट्रोल करोगे। कोई हमारी बात मानने तैयार नहीं तो अपन कैसे कंट्रोल करेंगे। तैयार ही नहीं मानने, हम समझा रहे हो उसे मान ही नहीं रहा हो। अब जिसको अपन कहते अपनी अपनी खींचे जा रहा हो, अपनी अपनी हाँके जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। घर में माता पिता पीड़ित हों और रात भर तड़प रहे हों और आप धैर्य के साथ उन्हें देखते रहें, उनकी सेवा करते रहें, कंट्रोल ना खोएं। कंट्रोल मन वचन काया तीनों का ही होता है। सेल्फ कंट्रोल, जैसे 10 साल से पिताजी बिस्तर पे पड़े हैं,
पढ़े तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी कह ही रहा हूँ, चलो। और बहुत तकलीफ़ में है, रात रात दिन दिन खांसते हैं, तकलीफ़ है उनको। तो मन में यदि कंट्रोल नहीं होगा ना तो झट ऐसा लगेगा भैया इससे तो इनकी गति सुधर जाए, गति सुधर जाए, समझ गए, निपट जाए। ये आपने मन का कंट्रोल खो दिया। अब वचन से निकले, कब तक प्राण खाओगे? कई बार बेटा बहू दादा दादी या बुजुर्ग हों से कह देते हैं, कब तक प्राण खाओगे? कहा हमरे प्राण लेके जाओगे। ये वचन का कंट्रोल खो दिया आपने। आपको पता है ये एक छोटा सा डायलॉग जिंदगी भर पीड़ा देता है। आपने कथाएं पढ़ी होंगी, बोली का घाव नहीं भरता, गोली का घाव तो भर सकता है लेकिन बोली का घाव नहीं भर सकता। कहानी याद होगी इसलिए नहीं सुना रहे आपको। शेर ने कहा कुम्हार से कि तुम मुझे अपनी कुल्हाड़ी मार दे इधर। तो क्यों? मार दो। मारी कुल्हाड़ी, बोले बस आज के बाद मिलना मत। क्यों? बोले ये घाव तो भर जाएगा, लेकिन तुमने अपने मेहमानों के सामने कहा कि हमारा गधा है, ये घाव नहीं भरेगा। ध्यान रखना, यदि आप अपने दुखों में जाकर के देखोगे ना, दुख आपकी फीलिंग में, तो हर व्यक्ति के नाम पर कोई ना कोई बोली याद रह जाएगी आपको। जब हम नए नए आए थे इस घर में तो सास ने ऐसी कही थी, जेठानी ऐसे बोली थी, भनक के तुनक के, मम्मी ने ऐसे बोल दिया था हमें, पापा ने ऐसा कहा था। मतलब ये जो बातें हैं ना, ये याद रह जाती। बच्चों को भी सेल्फ कंट्रोल जरूर सिखाएं। जैसे बच्चे को भा नहीं रहा है तो उसकी जो स्टाइल है ना सेल्फ कंट्रोल खोने की, उसी बेटे कंट्रोल करना सीखो। जैसे मुझे तो अपनी बात याद आती है, मम्मी कोई ना कोई बात से मेरे को कंट्रोल करती थी। जैसे अब खीर जल गई, अब नहीं खा रहे, करेले की सब्जी बनी हो नहीं खा रहे, तो मम्मी कहती बेटा सबकी आदत डालना चाहिए, अच्छे अच्छे लोगों को फिर मिलता तक नहीं है, कितने गरीब लोग हैं उन्हें मिलता। देखो बेटा रोटी में घी लगा है, कितना महंगा घी आता है, अब रोटी फेंकेंगे थोड़ी, खा लियो। मैंने वो बासी रोटी खाने की, अथवा तो एक रोटी बच गई तो शाम को कौन रखा है, खा लो। सब्जी बच जाए। मैं जब नौकरी करने गया ना, नौकरी तो मेरी मम्मी की चिट्ठी आई थी, जब शाम के लपटा बच जात तो तुम्हारी याद आद। मैंने चिट्ठी में लिखा था, मैंने कोई चीज़ बच जाती ना तो वो कह दे खा ले, अब नहीं खाएं, 25 पैसे दे देंगे, खा ले। मैंने एन के एन प्रकार एन फेंक जाती है, बड़ी मुश्किल से बनती है, मिलती नहीं है, घी डला है, ऐसा है। मैंने कुल मिला करके वो कंट्रोल करना सिखाया, और कंट्रोल करने की आदत से आज बहुत फ़ायदा है। कोई चीज़ वेस्टेज नहीं करना। मैंने इतना दिमाग में नाप तोल रहता ही है ऑटोमेटिक। मैं भाइयों को कहता हूँ, सामने वाले से अपन 2 पराठे कहोगे 4 रखेंगे, तुम 8 मत कहो, नहीं तो 16 रखेंगे भी। अपन ने सोचा कि अपन 8 करे तो 8 रखेंगे, 8 नहीं रखेंगे भी। अपन 2 बोलेंगे तो अभी 6 रखेंगे। तो अपन मत बोलो, अपन कहेंगे फल रख देना, तो एक फल नहीं रखेंगे, ढेर सारे रख देंगे। हमेशा जाते समय जिनके घर से अपन चल रहे हैं कोई सामान रख रहे हैं तो चेक कर लो खोल के, आवश्यकता से अधिक मत ले। 8 पेरा घी का है, फिर अपन भिखारियों को दें, इधर उधर दें, फिर फेंकते फिर नहीं तो किसी और को दें, बचेगा अगले दिन। बचना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल एक कण नहीं बचना चाहिए। बनाने में सावधानी रखो, रखने में सावधानी रखो, उतनी लो, वेस्टेज थोड़ी, फालतू समय भी लगता है, शक्ति भी लगती है, साधन भी लगते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ भाइयों से, आप लोगों को ही उतना ही बनाइए जितनी आवश्यकता है। तो सेल्फ कंट्रोल बहुत सिखाने की ज़रूरत है। फेल हो गई, बच्चा हार गया और एकदम दिमाग उसका खराब, सेल्फ कंट्रोल करना सिखाओ। बेटे हार गए, इसमें क्या हुआ, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ होती है। यदि आदमी हारता नहीं तो जीतने के लिए उत्साह नहीं बचेगा, जीतने के लिए प्रयत्न नहीं बचेंगे। असफलताएं सब ये बताती हैं, बहुत अच्छी बात लिखी है, असफलताएं ये नहीं बताती कि तुम कमज़ोर हो, लेकिन तुमने सफलता की दिशा में और ताकत, वो क्या कहना, पूरी समर्पण के साथ प्रयत्न नहीं किया, ये बताता है। असफल होना और फेल होना नहीं बताता कि आप बिल्कुल किसी काम के नहीं हैं। आज तक मिथ्या दर्शन है, नहीं हुआ सम्यक दर्शन, तो ये नहीं बता रहा कि तुम्हें सम्यक दर्शन की ताकत नहीं।
आपने प्रयत्न नहीं किया सही। तो सेल्फ कंट्रोल वाले पॉइंट पर बहुत ज़्यादा सोच नहीं चाहिए। मेरा मतलब तो ये जो टॉपिक बता रहा हूँ जैसे अनुशासन, तो एक सप्ताह की गोष्ठी इसी पे होना चाहिए। सब अनुशासन पे बोलो, बालकों का अनुशासन, पालकों का अनुशासन, वक्ता का अनुशासन। मेरा भी अनुशासन होना चाहिए, टाइम से बोलना, टाइम से पूरा कर देना, बात को समेट लेना। गुरुदेव श्री के जीवन में बहुत अनुशासन था। टाइम टू टाइम आप घड़ी मिला लो। दूध पीने के टाइम पर गुरुदेव दूध पीते ही हुए मिलेंगे आपको। पूजा के टाइम पर बिल्कुल सिमंदर भगवान के सामने खड़े ही मिलेंगे उस समय आपको। प्रवचन के टाइम पे प्रवचन में ही मिलेंगे बिल्कुल। और जैसे ही घड़ी बजी और उनका भाग्य पूरा हुआ। तो जी अनुशासन वगैरह की सारी चर्चाएं, बहुत सारे अनुशासन है। मैं तो कह रहा हूँ इस पर निबंध प्रतियोगिता करो, रियली सब लोग मेहनत करें। फिर जितने पॉइंट्स आए ना उनको कलेक्शन करके उसको लिख देवे, लगा देवे, या उनको फाइनल कॉपी करके लैपटॉप पर क्या कहलाता है मोबाइल पर सबको व्हाट्सएप से पोस्ट कर दो। मैंने अनुशासन के बारे में हमारी सोच ही नहीं। हम कहते थे हमें अनुशासित होना चाहिए, लेकिन अनुशासन माने मैंने भी कई बार सुना, लेकिन मुझे अनुशासन समझ में नहीं आता अनुशासन मतलब क्या होता है। लेकिन पंडित साहब बहुत कहते हैं इनके भाव पक्ष का विचार करो। यूँ कहूँ मैं फिर से आपको, जैसे संस्कार है ये क्रियाएं नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा है, इसकी अनंत गहराई है। जैसे अभी अनुशासन, जिम्मेदारी का भाव, आत्मनियंत्रण, ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा हैं और इनकी बहुत गहराइयाँ होती हैं। मैंने जितना लोग मिलकर सोचेंगे ना उतनी नई नई बात निकल के आएगी इसमें से। तो जिम्मेदारी का भाव, आत्मनियंत्रण सिखाने के लिए अच्छा है। तो क्या अच्छा है उसकी चर्चा आज स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके लिए सबसे अच्छा है कि नियम बड़े स्पष्ट हों। बच्चों के मामले में सबसे ज़्यादा झगड़ा होता है नियम। तुम्हें कितनी बार नियम सिखाया, तो नियम स्पष्ट होने चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए। आप कुछ कह रहे हो बच्चा कुछ समझे, ये नहीं होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, कहें खेत की और सुने खलिहान की, भाषा बड़ी स्पष्ट हो। तो उसको समझाने के लिए कुछ सावधानियां बनाइए, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, ठोस नियम। कई बार ऐसे होती है बात कि सुबह कोई नियम बताती हो, दोपहर में कोई नियम बताती हो, शाम को कोई नियम बनाते। आपने एक बात देखा है, बच्चे जब क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो सबसे पहले वो नियम बनाते, कितने ओवर का मैच होगा, कितने खिलाड़ी होंगे और चौका कहाँ मानेंगे, छक्का कहाँ मानेंगे क्यों? फिर वो नहीं तो झगड़े होंगे ना हर सेकंड में। हमारी गेंद यहाँ तक गई तो चौका, और उनकी वहाँ तक गई तो अभी चौका नहीं तो फिर बहुत झगड़ा होता है, चीट होता है, धोखा दे रहे हो। तो नियम बड़े स्पष्ट हों, जैसे खाने के नियम हो। आप खुद सोच लो। मैं इसके मामले में एक बात कहता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है बात संसद की। कई बार सुनना बेटे, तुम लोग पूछ रहे थे ना तुम हमें मार्गदर्शन स्कूल चलाने के लिए, ट्रस्ट चलाने के लिए। इसका एक बहुत बड़ा नियम है, सभी लोग सुनना ध्यान से। परिवार चलाने के लिए एक बहुत बड़ा नियम है पैसेंस, और नियम निर्धारण करने में समय का लेना, वक्त लेना चाहिए। सुन रहे सभी लोग? हॉस्टल के वार्डन इसलिए फेल हो जाते हैं, बच्चों को नियम लिखित तो बताते ही नहीं, स्पष्ट कहते नहीं, और जब उनके सामने आ गई वही बात तो झट उनका नियम बन जाता है, ऐसे नहीं करना। तो ये नहीं होना चाहिए। एक बच्चे को हमने अलग नियम बताया, दूसरे को अलग बताया, तीसरे को अलग बताया। मैं नियम निर्धारण के बारे में एक बहुत अच्छी बात बताऊं आपको। यदि आपके पास नियम नहीं है तो दो भाई भी प्रेम से व्यापार नहीं कर पाएंगे, घर में नहीं रह पाएंगे। यदि नियम नहीं होंगे तो सम्यक दृष्टियों में भी विघटन हो जाएगा, और यदि नियम है तो सारे देश के मिथ्या दृष्टि मिलकर के रेल चला रहे हैं। हजारों लाखों कर्मचारी काम कर रहे हैं, बैंकों में लाखों कर्मचारी काम कर रहे हैं। वे शराबी हैं, कबाबी हैं, फला हैं, जे हैं, बे हैं, सब संप्रदाय के हैं, सब तरह के हैं। ये बात मैं फिर से कह रहा हूँ बहुत बड़ी। मैं अपने ब्रह्मचारी भाइयों से कहता हूँ, विद्वानों से कहता हूँ कि सारे देश में पूज्य गुरुदेव श्री के अनुयायी होने पर भी हम एक नियम से नहीं बंधे। हमारा विघटन क्यों हो जाता है, हमारी ग्रुपिंग क्यों हो जाती है?
ब्रह्मचारियों में संगठन क्यों नहीं हो सकता? मिथ्या दृष्टियों में इतना बढ़िया संगठन हो रहा कि रेल चल रही है, बैंक चल रही है, पोस्ट ऑफिस चल रही है, सारे काम चल रहे हैं। सारे ब्रह्मचारियों में संगठन क्यों नहीं हो सकता? दो ब्रह्मचारियों, एक जनरल भोजनालय चलाना बहुत सरल है और त्यागियों का भोजनालय चलाना बहुत कठिन है। देख लेना करके, त्यागियों का भोजन बनाओगे, हम टमाटर नहीं खाते, हम हल्दी नहीं खाते, हमें नमक नहीं चाहिए, हमें फला चाहिए, हमें ओकाली चाहिए, हमें वो वाली लौंग को पानी बना दो। मैंने यदि 5-10 ब्रह्मचारी आ जाएं, 5 ब्रह्मचारी आ जाएं तो 20 प्रकार के सामान बनाने पड़ेंगे। और जनरल भोजनालय में सब, तो ये कोई बात उपेक्षा और तिरस्कार के लिए नहीं कह रहा हूँ, नियम नहीं है। मैं सच कहता हूँ, कई ब्रह्मचारी ऐसे ऐसे मिलते हैं हमें कि हम नंगे पाँव चलेंगे। क्यों भाई, नंगे पाँव चलना कौन सी प्रतिमा में आता है? आता पता कुछ नहीं, हमने नियम ले लिया बस। और हम भला नहीं खाएंगे, हम रस ही करेंगे। हमने पंडित साहब से पूछा, ध्यान से सुनना, पंडित साहब कहते हैं नियम लेने से पहले आप अपनी पद का विचार करो। अभी जैसे मान चलो, मैंने बहुत हल्के नियम लिए। हल्के नियम मतलब मैं खुद बता दे रहा हूँ अपने नियम। पहले मेरे हरि के नियम थे, मैं 5 लूंगा, 7 लूंगा। अब लेकिन चक्कू तो लगा ही गया, तो मैंने चक्कू की छूट रखी है। और चम्मच गिलकी की तोरई में डल गई, अब 2 हो गई, और कोई ने डाल दी, अब परस दिया। अब 2 मानोगी, कितनी सब्जी मानो ने। मैंने हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। कई बार पहले ऐसा होता था ना, तो हम गिनते थे, अब उसमें 1 हरी मिर्च निकल आई, इतना सा टुकड़ा, अब 1 हरी हो गई। फिर अब नोक झोंक करो, जी नहीं चाहिए जी, हम ये चक्कर भी नहीं है। मैंने तो इतना सरल नियम बनाया, बल्कि कोई नियम लेना तो मैं नियम का निर्देश बताऊंगा एक हाथ। नियम लेने के भी निर्देश मैंने एवरेज, उसका नाम रखा है एवरेज नियम, हरी का एवरेज। जैसे आज मान लो 6 की जगह 7 हो गई, कोई टेंशन नहीं, खा लेंगे शांति से। कल हम 5 कर लेंगे। आज 10 हो गई, कोई बात नहीं, अगले दिन 5 कर लेंगे, घटा लेंगे, आगे पीछे कर लेंगे, लेकिन टेंशन नहीं करेंगे। आज मान लो घी नहीं लेना, लेकिन घी आई है तो घी खा लेंगे, कल नहीं लेंगे, आज तेल छोड़ देंगे। चला, पंडित साहब कर देते हैं, भाई अब ठीक है, आज दूध नहीं है, चलो आज घी ले रहे, कल दूध की रसी कल कर लेंगे। आज घी नहीं है, कोई बात नहीं, आज दूध ले ले, भले दूध की रसी आज तो भी दूध ले लेंगे। क्यों कि अब कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। माने खींचतान का नाम थोड़ी है। आपके रस का परित्याग का मतलब है रस की आसक्ति का त्याग, लेकिन जबान पे नहीं लगेगा। अपना त्याग कैसा होता है? रविवार के दिन नमक ना लग जाए बस, फिर भले चाहे दिन भर नमक याद रात रहे। वही नमक याद नहीं है, इसका त्याग करो, मेहनत उधर करो। ऐसे नियम मत लो। मेरे से आप कहोगे ना मैं 1 घंटा रोज स्वाध्याय करूंगा, तो मैं कहता हूँ 10 मिनट का नियम लो, फिर 20 मिनट करोगे, बड़ा आनंद आएगा आपको। लेकिन 1 घंटा का नियम 55 मिनट में तोड़ोगे ना, तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, और वो तकलीफ बनी रही ना, तो फिर भविष्य में तुम कोई नियम नहीं लोगे। फिर क्या करो, नियम बहुत स्पष्ट होने चाहिए, और जिस प्रतिमा का पालन कर रहे हो उस संबंधित नियम का विचार करो। कभी कभी हम इमोशनल हो जाते हैं, कर्णानुग सुनते हैं, भैया वो उसमें लिखा था, उसमें बहुत जीप पड़ जाती है, हम तो नहीं लेंगे। इस मामले में एक बात कहता हूँ, स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना। जिस प्रतिमा को, जिस पद का जो नियम लेना चाह रहे वो उसके स्पष्ट हैं सब, और जिस पद को लोगे उसके सारे नियम पालो। एक नियम ऊंचा पालो, एक नियम नीचा पालो, ऐसा नहीं करो। वैसे ब्रह्मचर्य प्रतिमा पाल रही, सात्वी, और फिर बासा खा रही, ऐसे नहीं करो। एलोपैथी मत खाओ, फिर नहीं, वो एलोपैथी हम नहीं लेंगे, और फिर भले ही चाहे कैसी हो जाए, और सारे नियम टूटते जा रहे, ऐसा नहीं। मैंने इससे बहुत तकलीफ क्यों होती है कि ऐसे ब्रह्मचारी त्यागी समाज पर भार हो जाते, उन्हें भोजन कराना मुश्किल हो जाता। 4 ब्रह्मचारी आ जाएं तो चारों के बारे में अलग अलग पूछना पड़ेगा, तुम्हारे का नियम, तुम्हारे का नियम, तुम्हारे का नियम, तुम्हारे का। हमारा नियम मालूम क्या है? हमारा नियम है शुद्ध हो, सात्विक हो, बस
दो बातें हों, हमारा भोजन हो जाएगा उसमें से। हमें चिंता नहीं है कि तुम फला चीज़ नहीं बनाओ तो क्यों नहीं बनाई, फला बनाई तो क्यों बनाई, कोई चीज़ की जरूरत। नियम बड़े स्पष्ट सरल होने चाहिए। बच्चों के मामले में बता रहा हूँ, ठोस नियम हो। नियम निर्धारण करने में मैंने एक बात कही थी, वो फिर से कह रहा हूँ। कोर्ट डिसीजन एक महीना, 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन रख देता लिख करके, ठीक है सुनाएंगे। कानून बनते हैं बहुत आसानी से नहीं बनते, बहुत समय लगता है इनमें। और यही बात कहते कहते मैं रुक गया था। तो ट्रस्ट के मामले में, विद्यालय चलाने के मामले में, आप तत्काल दिमाग से नियम नहीं बनाओ। नियम ये नहीं होना चाहिए, लिख लो अपनी डायरी में। इस पर 3 दिन अपन विचार करो, फिर सारे शिक्षकों की मीटिंग ले लो, सारे ट्रस्टियों की मीटिंग ले लो। ऐसा वो मानते ही नहीं, फिर पास ही नहीं होता, वो काम ही अटक जाता है। नहीं, बुजुर्ग लोग बहुत पेशेंस वाले होते हैं। युवाओं में और ट्रस्टियों में, माने जो बुजुर्ग होते हैं उन दोनों में, पूरे हिंदुस्तान में एक तकलीफ है। युवा एकदम सोचते हैं और कर डालना चाहते हैं, और बुजुर्ग कहते हैं नहीं बेटा जी काम नहीं करेंगे, जी हमें नहीं खरीदना, जी हमें नहीं लगाना, ये हमें नहीं करना। तो वो उसके पीछे बहुत बड़ा अनुभव है उनके पास। और इसी मंथन में से, युवाओं के जोश और बुजुर्गों के होश में से जो मंथन में से नियम निकलेंगे, उसमें समय लगेगा। आजकल के बेटे कहते हैं पापा जी क्यों परेशान होते हो, आप आराम से रिटायर हो जाओ, घर रहो, हमें सौंप दो चाबी। कोई बाप नहीं सौंपता। बेटा तुम्हारा जोश है, होश नहीं है। तुम एक दिन में पूंजी चौपट कर दोगे यार, उधार बांट दोगे, तुम्हें भावुक हो, तुम्हें 100 बातें हैं। आपने देखा 70 साल के भी हो जाते हैं पिताजी, तो भी बेटे को नहीं सौंपते। तो इसलिए नहीं सौंपते कि वो अविश्वास है, तुम भावुक हो, जल्दी निर्णय करते हो, तत्काल निर्णय लेकर के काम कर देते हो, वो नहीं करना चाहिए। इसलिए नियम निर्धारण मैं परिवार के लिए भी कह रहा हूँ और सारी संस्थाओं के लिए भी। परिवार में भी कोई नियम हो, एक दिन में, एक सेकंड में सेट नहीं करो, लिख लो, विचार करो, सबसे मंथन करो और फिर 7 दिन बाद लागू करो। आपने देखा है गवर्नमेंट के कोई भी नियम होते हैं 1 दिसंबर से लागू होगा। भाव यदि बढ़ाए जाते हैं पेट्रोल वगैरह के, तो उसका एक समय है, तब लागू किया जाएगा। ये ध्यान रखना, मैं बहुत बड़ी बात कही है, ध्यान रखना आप लोग। ठोस नियम हो, स्पष्ट हो, कम नियम हो। इतने सारे नियम नहीं होंगे, वो रट भूले ही जाए। और इतना पेशेंस रखो, पेशेंस। क्या बताएं पंडित, हम 3 बार समझा चुके, अब तो हमें गुस्सा आ जाता। चाहे हॉस्टल के वार्डन हो, चाहे टीचर हो स्कूल के, और चाहे पति पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, हमने 3 बार समझा दिए बड़े प्रेम से, लेकिन मानते नहीं, तब तो गुस्सा आएगी। तो भैया रुक जा, पहले तुम ये आत्मनियंत्रण करो। गुस्सा नहीं करो। इसके लिए मैं आपको करना, मैंने अपनी उसकी बात बताता हूँ, ग्रंथों के न्याय की। सम्यक दर्शन होना सरल है और चारित्र मोह छूटने में बहुत पुरुषार्थ है। अपन ही अपनी एक एक गलतियों के बारे में सोचो, अपने हॉबी के बारे में सोचो, अपने सोच के बारे में सोचो। अपन खुद असंख्यात बार सोचते हैं गलत भाव है, नहीं आना चाहिए, और फिर भी आती हैं। हम जानते हैं चेष्टा नहीं करना चाहिए, हम खुद जानते हैं, और फिर भी वो चेष्टा होती है। वो खाना पीना हो जाता है, वो बोलना हो जाता है। हम बहुत सोचते हैं नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, वो बोल जाते हैं। तो बच्चों से आप क्या अपेक्षा कर रहे हो? ट्रस्टी छोटों से क्या अपेक्षा करेंगे? वे चूकेंगे और हमें क्षमा करना है। नियम कम हो और इतने, उनका भी प्रैक्टिकल मैं बताना चाह रहा हूँ। आपको पता है मोटरसाइकिल चलाना जिन्होंने सीखी होगी, या साइकिल चलाना सीखी होगी, स्कूटर चलाना सीखा होगा, कार चलाना सीखी होगी, आपको पता है, आपको खुद पता लग जाता है नियम टूट गया, लेकिन प्रैक्टिस करते 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 वो प्रैक्टिस में याद हो जाता है। अभी हम आपसे कहें ना स्कूटर चलाने के कितने नियम हैं, आप लिख के भी नहीं बता पाओगे, बोल भी नहीं पाओगे, लेकिन आप सैकड़ों नियमों का पालन करते हो। ऐसे बच्चों के लिए एक एक नियम धीरे धीरे सिखाई, एक एक नियम। अक्सर वे माँ बहुत खराब होती हैं जो भोजन करने बैठा और एक साथ भोजन संबंधी 10 नियम बखार दिए, जिसमें से उसे एक भी पकड़ में नहीं आया। मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, आप भी ऐसे। मोटरसाइकिल चलाने बच्चा बैठा और पापा जी ने फटाफट 10 धीरे चलाना, ऐसे चलाना, वैसे करना, ये करना। और कार चलाते समय, मोटरसाइकिल चलाते समय पापा को बिल्कुल आंखें बंद कर लेना चाहिए,
कर लेना चाहिए, मतलब टोकना नहीं चाहिए। प्राय करके पापा पीछे बैठे होते हैं और मोटरसाइकिल चलाने वाला आगे बैठा होता है, 20-25 साल का नौजवान है, इसके बावजूद 2 ड्राइवर हो जाती मैंने 2 ड्राइवर, वो पीछे पीछे बैठे बैठे उसके कंधा दबाते हैं। कंधा दबाते का मतलब समझ गए? मैंने वो ब्रेक समझती हूँ उसे। पीछे से बोलेंगे धीरे क्यों चला रहे, तेज चला, इतनी तेज मत चला, थोड़ी धीरे कर, ऐसे ऐसे कट नहीं लेना चाहिए, ओवरटेक कर, ओवरटेक मत कर। अरे तो चुप तो रहा, जितना सिखाना हो मैदान में सिखाओ, लेकिन गाड़ी चलाते समय उसको डबल माइंड नहीं होना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत बड़ी बातें। बच्चा पढ़ रहा है और मम्मी हाउ ऐसे घून मथान से पढ़ रहे, ढंग से पढ़ो। अरे वो पढ़ ही रहा है, अब तुम जिसे कह देने से क्या वो ढंग से पढ़ लेगा? क्या जो समझ में आ रही है? हर 5 मिनट में एक नियम। अब वो तुम्हारी सुने, सोचे कि वो पढ़े। नियम कम हो, स्पष्ट हो, ठोस हो, माने बदलने नहीं चाहिए। मैं तो कई बार परेशान हो जाता था, मम्मी कुछ कह रही है, पापा कुछ कह रहे हैं, और दोनों में ही सहमति नहीं है। अब दोनों के नियम अलग अलग, तो ऐसे में बच्चा बेवकूफ़ बनाएगा। मम्मी पापा को बैठ के नियम ले लेना चाहिए, मतलब निर्णय कर लेना चाहिए कौन सा नियम सही है। कई बार ऐसा था, मम्मी कहती पढ़ और पापा कह रहे दुकान जा, पापा कह रहे तू पढ़ और मम्मी कह रही सब्जी ले। अब उसे ये नहीं समझ में आ रही मैं पढ़ूँ कि सब्जी लाऊँ। तो ऐसे समय में बच्चा बहुत समझदार होता है और मम्मी पापा को बेवकूफ़ बनाता है। वो सब्जी लेने नहीं जाता है क्योंकि वो कहता नहीं मैं नहीं उठूँगा, पापा ने कहा पढ़ाई कर, तो सब्जी लेने नहीं जाता। और फिर यदि वो पढ़ाई नहीं करना चाहता है तो सब्जी लेने जाएगा, वहाँ से खेलता कूदता आएगा, टाइम पास करता हुआ आएगा, फिर पढ़ाई नहीं करेगा। तो फिर पापा से कहेगा मम्मी ने सब्जी लेने भेज दिया था। मैंने दोनों को बेवकूफ़ बनाएगा। और देख लेना ये घरों में बहुत होता है। ट्रस्ट चलाने में, हॉस्टल चलाने में, कोई भी संस्था चलाने में ये बात ध्यान रखने की है कि कर्मचारी अलग अलग ट्रस्टियों को बेवकूफ़ बनाते। एक नियम नहीं होने पर, बे सेठ जी तो ऐसे ही कह गए थे, अब बे सेठ जी कह गए थे, अब तुम उनसे पूछो, फिर सेट करो कह गए थे कि नहीं कह गए थे, तब तक ये बैठे हैं आराम से। मकान निर्माण होता ना, मकान निर्माण में तो सेठानी कसी बोल गई, सेठ जी कसी बोले, बिल्कुल ऐसे बीड़ी पी रहे, बोले कहे सेठानी ने कह दे कि जो तोड़ने हैं, तो अब तुम बताओ तोड़ने कि नहीं तोड़ने, तो तुम बैठे खा रहे जब तक। हमने कहा था ना ये बना देना, उनके कहने से क्यों करा तुमने? तो कभी नहीं होना चाहिए। इस नियम को मैंने बहुत सोचता हूँ। खनिया दाना में निर्माण होता है और भी कहीं काम होता है, मंदिर में कोई काम चलता है, माली काम करता है कोई काम, तो मैं किसी को इंटरफेयर नहीं करता। मैं देख लेता हूँ गलत सही जो मुझे लगता है। यदि कहना तो उनसे नहीं कहेंगे, हम ट्रस्टियों से कहेंगे, उनकी जानकारी में आना चाहिए, फिर वे उसे कहेंगे, वो काम सही हो जाएगा। हम उसको बीच में कहते हैं वो गलत काम, कभी नहीं करना इंटरफेयर। ट्रस्टियों में कई बार इसलिए नहीं बनती, जो ट्रस्टी आए वो अपने पूरा दिमाग लगाए, हाँ ऐसा कर दो, ऐसा नहीं करो, उसने कहा पॉलिश कर दो, उन्होंने कहा पॉलिश नहीं करना, थोड़े दिन बाद में वो कुछ रिपेयरिंग होना है, और वो निर्णय एक नहीं। इसलिए नियम बनाने में बच्चों को कंफ्यूज नहीं करो, नहीं तो बच्चे आपको बेवकूफ़ बना देंगे। मम्मी आपने तो पहले ऐसे कहा था, आपने पहले ऐसे कहा था, अब वो ऐसा कहा था वो होने आप परेशान हो जाओगे। तो कम नियम हो, ठोस नियम हो, स्पष्ट हो। एक और बड़ी बात, स्वयं भी पालें उन नियम को। जैसे हम बच्चे से कहें बेटा मुंह बंद करके खाया करो, और खुद मुंह खोल के खा, आप खुद मुंह खोल के खा रहे हो और बच्चे से कह रहे मुंह बंद करके खाया कर, तो वो नहीं चलेगा। आप जो नियम का पालन करेंगे बच्चा वही नियम का पालन करेगा। और नियम जल्दी जल्दी नहीं बदलें। ज़्यादा नियमों से भ्रमित होकर बच्चे चिड़चिड़े हो जाते। आप देख लेना बच्चों को गौर से, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते। स्कूल चलाने में भी सारे स्कूल जितने टीचर होते हैं 25, 50, 10, 20 जितने भी होते हैं, सबको एक नियम होना चाहिए। एक नियम मतलब वो बच्चों को एक अलग नियम से पढ़ने का तरीका बताता है, एक अलग तरीके से पढ़ने का नियम बताता है, एक अलग तरीके से पढ़ने का नियम बताता है। बच्चे बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 10 टीचर हैं, 5 टीचर हैं, तो मैं किस तरह प्रकार से पढ़ूँ। इन चीज़ों की मीटिंग होनी चाहिए बहुत। आगे देखिए, इस तरह से नियम बताए जावे कि उन्हें बड़े ध्यान से सुने, ना कि तर्क कुतर्क में पड़ जाएं।
तर्क को तर्क समझ के बच्चे लॉजिक करने लगे। ऐसे नियम बताए जाएं जो बच्चे लॉजिक नहीं करें। माता पिता दोनों उस नियम पर एक मत अवश्य हों, अन्यथा वह नियम बच्चे से पल नहीं सकेगा। वरन माँ बाप ही उस नियम पर लड़ते रहेंगे और बच्चा मजे करेगा या दोनों को बेवकूफ़ बनाता रहेगा। बड़े बच्चों से खुलकर चर्चा करें, जो बड़ी उम्र के बच्चे हैं, ताकि उनका मंतव्य एवं बाहर के माहौल का पता लग जाए। अक्सर ऐसा होता है माँ बाप अपने निर्णय कर लेते हैं लेकिन बच्चों से पूछते ही नहीं है, बेटे तुम्हें पढ़ने के लिए कौन सा टाइम अनुकूल होगा, क्या सब्जेक्ट कठिन है, सरल है, क्या है, तुम्हें पिकनिक पे जाना है तो कौन से नियम के अधीन जाएंगे। बोलो, आप लोग बनाओ एक डायरी, यदि आपके बच्चे कह रहे हैं कि आज हम पिकनिक पे जाएंगे तो आप कौन कौन से नियम निर्देश बताएंगे। यदि वो लड़कों के साथ जा रहे हैं लड़कियां तो कौन से नियम बताओगे। यदि वो बच्चे ही बच्चे जा रहे हैं 15-15 साल के तो आप कौन से नियम बताएंगे। नदी किनारे जा रहे हैं तो कौन से नियम बताएंगे। यदि बच्चे तेज तर्रार हैं तो कहीं कौन से नियम बताएंगे। माने ये सब थोड़े लिखित भी होना तो आपको पता रहेंगे सब बात, क्योंकि एंड टाइम पे अपन 2-4 नियम खास खास के बता देंगे और बाकी नहीं बताएंगे। बाकी हमें लगता है अरे बेटा हम सोच तो रहे थे, तुमसे कह नहीं पाए, बेटा तुम ऐसे नहीं खाना, ऐसे नहीं जाना। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन नियम हो तो उन्हें बता देने चाहिए। बड़े बच्चों से खुल करके चर्चा करें ताकि उनकी उम्र के हिसाब से, उनके दोस्तों के हिसाब से, उनके स्वभाव के हिसाब से और हार्मोन्स चेंज होते हैं उसके हिसाब से उसके नियम बनाए जा सकें और उन्हें सतर्क किया जा सके। कोई भी नियम एवं दंड हो, परंतु बच्चों के इमोशनल बैंक अकाउंट में आपका प्यार जमा होता जाए। बच्चों के पास भी हार्ट है, उसमें एक इमोशनल बैंक अकाउंट होता है। बैंक अकाउंट समझ गए। उसे लगना चाहिए कि मम्मी डांटेगी तो भी प्यार करेगी, मम्मी दंड देगी ना तो भी प्यार करेगी, और मम्मी सजेशन देगी तो भी प्यार कर रही है। माने आप चाहे उसे दंड दें या उसे समझाएं, लेकिन बच्चों को ये लगना चाहिए कि वो आप उसके अपने हैं। इस मामले में मैंने 2-4 बार पहले भी कह दिया, फिर इशारा कर रहा हूँ। भड़ बढ़ा के वो चिल्लाने से बच्चे को प्यार नहीं लगता। बच्चों को लगता है मम्मी पापा हमें चाहते नहीं। जब छोटी छोटी बातों पर, कई बातों पर अनेक बार माँ बाप नफरत की भाषा व्यक्त कर देते हैं तो थोड़े ही समय में बच्चे को अब ये फीलिंग पक्की हो जाती है कि हमारे घर में हमें कोई चाहने वाला नहीं, मम्मी पापा मजबूरी में पाल रहे हैं, वो हमसे नफरत करते हैं, मम्मी पापा लाइक नहीं करते। तो ये फीलिंग आपके लिए सबसे खतरनाक है। ऐसे बच्चे डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लेते हैं। बहुत खतरनाक है ये बात। मुझे अपने पिताजी के बारे में बहुत ऐसा लगता था, क्योंकि कभी उन्होंने तारीफ ही नहीं की। जैसे मेरी पहली नौकरी लगी 18 साल की उम्र में, तो मैंने उनके पैर छुए और लेटर दिया उनको। तो अच्छी बात होनी चाहिए ना, पहली खुशी होनी चाहिए, एकदम थोड़ी प्रसन्नता से बात करनी चाहिए। गले नहीं लगाओ तो कम से कम हाथ ही ऐसे रख दे। ऐसे बोले बस करो नौकरी, ये ऐसा बोले तो एकदम ऐसा लगा कि ये लेटर फाड़ के फेंक दे। जाओ करो 60 रुपट्टी की नौकरी, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी। उस समय के 120 रुपये मिलने थे स्ट्राइक फंड पे। मैंने पहले ट्रेनिंग होती है 3 महीने की, तो उसमें 120 मिलने थे। तो बस जाओ करो बस तीसरी नौकरी। ऐसा बोला एक ही बात, ओके के बगल में चले गए। वे तो अपने दोस्तों से हंसने बोलने लगे और हम घायल की तरह दुकान पे बैठे रहे। अब चुपचाप जिस वजह जाए फाड़े हैं कि नहीं फाड़े हैं। ये तो अच्छा हुआ कि नहीं फाड़ा मैंने, इतना करा मैंने। थोड़ी देर बाद आके कहते हैं जाओ देखो अनुभव लो। ये भैया हमने पहले ही कहते थे बात। मैंने यदि मेरे पिताजी की तरह कोई हो तो ध्यान रखना, किस मोमेंट पर बच्चे को गले लगाना मात्र बहुत अच्छा होता है। किस मोमेंट, मैं बॉम्बे से रिटर्न कर रहा था, पहली बार गया था जब, तो पिताजी और उनके 2 बेटे, तीनों जने मुझे ड्रॉप करने आए रेलवे स्टेशन। मैंने बाप बेटे आए, नाम नहीं बता रहा उन लोगों का। तो मैंने कहा आप आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ। पिताजी से कहा उनके सेठ जी से। तो बोले नहीं नहीं, ऐसा अवसर कब मिलेगा जब दोनों तरफ मेरे बेटे बैठे हो।
और दोनों के गले में हाथ डाल के पड़े पीछे बैठे। यार मुझे इतना अच्छा लगा वो दृश्य, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज भी उन बाप बेटों में शादी हो गई, बच्चे हो गए, उनके भी सब कुछ हो गया, लेकिन जॉइंट हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं और बहुत अच्छे से एक दूसरे को कदर करती। मैंने उनके बोलने की स्टाइल इतनी प्यारी। अभी मैं गजपंथा गया, गजपंथा, तो एक बच्चे ने बोला, पंडित जी मुझे तो आप जैसे ही बनना है, मैं तो आपके ही साथ चलूँगा। तो मैंने उनके गले में हाथ डाल लिया, थोड़े ऐसे लगा लिया। ये बात उसे इतनी अच्छी लगी, उसने लेटर लिखा, लेटर मम्मी के लिए। इतने बड़े विद्वान ने मुझे गले लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने, आप क्या समझते हैं बच्चों की फीलिंग? छोटी होती है बात, लेकिन बहुत। बहुओं से यदि गलती हो जाए तो उस समय तो बिल्कुल ही मत चिल्लाओ, उस समय तो केवल गले लगा। ये सबसे बड़ा प्यार का अकाउंट है। बहू से घी का बर्नी ढुल गई और टूट गई और घी ढुल गया 2 किलो। आपका पहला सेंटेंस जिंदगी भर का रिश्ता बना सकता है और जिंदगी भर का रिश्ता तोड़ सकता है। ये बेटा पैर में चोट तो नहीं लग गई? अरे अब वो रोने लगी, मम्मी घी ढुल गया, कांच फूट गया, बर्नी फूट गई। अरे कोई बात नहीं बेटा, बर्नी तो आती जाती रही, पुद्गल की परिया है। मम्मी लेकिन घी कोई बात नहीं बेटा, कोई को पता नहीं लगेगा। ओ बुआ नंग, अपन 2-2 बूंद घी रोटियों में कम लगाएंगे, कोई पता नहीं लगेगा। 2 महीना में कवर हो, जब छुट्टी हो गई थोड़ा घी छोंकने में कम डाल देंगे, क्या फर्क पड़ रहा। हमें वैसे ही घी नहीं पचा, हम चावल में नहीं खाएंगे 2 महीना, अपने आप पच। अब बताओ, ऐसे डायलॉग सुनने के बाद बहू क्या करेगी? बोलो क्या करेगी? माने जिस समय बच्चों से नुकसान हो जाए, गलती हो जाए, बड़ी सी बड़ी गलती हो जाए, उस समय केवल एक अच्छी भाषा, एक गले से लगाना बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छा काम है। कुछ नियम आज्ञा से ही, अब जो एक खास बात सुना, कुछ नियम ऐसे हैं जो आज्ञा से मानने लायक होते हैं, जिनमें धर्म एवं खान पान, बड़ों के प्रति आदर, सेवा, समाधि, इनके तौर तरीकों पर बहस नहीं होनी चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी बोलती बातें सारी। समाधि के तरीकों पर बहस नहीं होना चाहिए। तुम तो मार डालो, चिल्लाने लगे। अरे कैसे करे तुम मार डालो? यदि हम हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे, इसका मतलब मार डाल नहीं होता है। समाधि कोई चीज नहीं होती है। प्राय करके बहुत बहस होने लगती, ए भैया कंजूस हैंगे, पैसा बचा रहे, अपने बाप को घर में ही मार डालो। कितनी बहू बेटा भले सास ससुर को पसंद ना भी करते हो, नहीं इसलिए हॉस्पिटल ले जाते ही कल को कोई ये ना कह पाए कि घर में मार डाल। बेचारी वो समाधि से रहना चाह रहे, नियम का पालन करना चाह रहे, एलोपैथी नहीं लेना चाह रहे, और जबरदस्ती लोगों की बातों में करके वो ले गए। इसलिए कुछ नियम माने आज्ञा से मानने लायक होते हैं, जिनमें धर्म। ऐसे प्रक्षाल क्यों करना? ऐसे क्यों नहीं करते अपन लोग? दीपक क्यों नहीं जलाते? दीपक क्यों जलाते? अरे इन पे बहस मत कर। बड़े बुजुर्गों ने बहुत सोच समझ के कोई बात सेट की हुई है। ये अनएवॉइडेबल है नियम। पानी क्यों छानना, इसका क्या लॉजिक है? आलू क्यों नहीं खाते? मैंने जबरन हम इसकी बात बताने लगते हैं। मुझे डॉक्टर साहब की एक बात बहुत अच्छी लगती है, इन मामलों में यदि बच्चा कोई प्रश्न पूछता है, खास तौर से इस तरह से, तो तुम हमें साइंस से चेक करके बताओ कि आलू में कीड़े हैं। तो डॉक्टर साहब इसके लिए ऐसी बात बोले, कोई बेटा चरणानियों की नियमों के मामले में इस तरह की बातें करता है, खान पान के मामले में, तो एक दृष्टांत देते हैं लंबा। वो अपनी जिनवाणी माता पर उस प्रकार से शंका करता है जैसे कोई बेटा अपनी माँ से कहे कि तुम प्रूव करो कि ये हमारा बाप है। तो माँ क्या करेगी? बोलो, माँ को कितनी तकलीफ होगी कि बेटा हमने कहा नहीं तुम्हारे पापा जी हैं, पिताजी हैं। जैसे माँ पर शंका नहीं करना चाहिए, ऐसे जिनवाणी माता पर शंका नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों ने जो कल्चर सेट किया हुआ है, पद्धतियाँ सेट की हुई हैं, मंदिर, पूजन, पाठ, सट आवश्यक, इन पर लॉजिक लगा करके सट आवश्यक छोड़ने लायक नहीं। ये बात मैं खुलकर इसलिए भी कह रहा हूँ कि वे लोग बहुत अच्छे नहीं मानता उन शास्त्रियों को, विद्वानों को, जो द्रव्यानियों के लॉजिक से चरणानियों को अवॉइड कर देते। जड़ की क्रिया है, इनमें रखा क्या है, ये तो हे है। तो भाई साहब, हे उपाधि द्रव्यान योग में है, चरणान योग में तो प्रवृत्ति और निवृत्ति है।
बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मैंने मुझे बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ रही है बात। मैंने ऐसे लॉजिक लगा देंगे, उन्होंने क्या रखा है। जो महिलाएं जरा ज़्यादा डेढ़ अकल हो जाती है ना स्वाध्याय करके, गेहूँ धोबे की कहा जरूरत, मसाला धोबे की कहा जरूरत, जड़ की क्रिया, ये तो टाइम स्वाध्याय करो जैसे काम चले। ऐसा तुम तो एक काम करो, फिर सीधो पिज्जा ही खा लो, खाए बहुत समय बच जाए, रोटी भी नहीं बनाने पड़ेगी। मैं ऐसे लोग भी हैं, हम होटल का खा लेते शांति से, वीतराग भाव से, निर्विकल्प। तो द्रव्यानियों से चरणानी को अवॉइड नहीं करा। और नियम बताते बताते एक बात मैं बताता भूल गया था। वो टोडरमल जी सामने लिखा है, कर्णानियोग के अनुसार चरणानी योग नहीं होता। कर्णानी योग की पढ़ाई इस तरह से मत करो कि आप चरणानी योग में प्रवेश करा दो उसको। टोडरमल जी सामने लिखा है 8वें अध्याय में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, कदाचित अवधि ज्ञानी अपने अवधि ज्ञान से जानते भी हैं कि यहाँ पर जीव राशि है, तो भी प्रवर्तित है। घुटने घुटने तक पानी में प्रवेश करके भी निकलना पड़ता है नदियों में, रास्ता नहीं है, वहीं से निकलना पड़ेगा। तो जाते हैं, जानते हैं यहाँ जीव हैं, अवधि ज्ञान से जानते हैं इस स्थान पर समूर्छन जीव बहुत होते हैं, जान रहे हैं, अवधि ज्ञान में दिख भी जाएंगे और तो भी वहाँ से व्यवहार करना पड़ेगा। स्वच्छंदता के लिए नहीं बता रहा हूँ ये बात, लेकिन कई बार मैं ये देखता हूँ कर्णानियोग को इतना खींच करके ला दिया जाता है चरणानियोग में कि फिर आम पब्लिक द्रव्यानियोग सुनने से तक वंचित रह जाती है। हम नहीं जा रहे भैया, वो अभी त्याग करा देंगे, पूछते भी नहीं है वे लोग करें कि नहीं करें, उन्हें पता है ये मना ही करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, चारों अनुयोगों की मर्यादा अलग अलग है। कुछ नियम आज्ञा से मानने लायक होते हैं, धर्म, खान पान, बड़ों के प्रति अभिवादन, तौर तरीके, इन बातों पर बहस नहीं होनी चाहिए। समाधि आदि के प्रकरण में भी समझना। ड्रेस पहनने के मामले में भी ड्रेस का एक नियम है, सभी लोग ध्यान से सुनना मेरी बात को। मुझे इस बात में बड़ा दुख लगता है जब शादीशुदा महिलाएं शर्ट पैंट पहनती, रेल में जा रहे हैं और बच्चे को बोले बैग की तरह लटका लिया। अरे बच्चे को मात्रा तो कब मिलेगा, भूख लग रही तो बेचारा दूध कैसे पिएगा। मैंने आप बताओ महिलाओं को कितने एबनॉर्मल कपड़े हैं। मैं वैसी सारी बातें नहीं, मैंने मुस्लिम महिलाएं टिकी नहीं लगाती, अब जैन महिलाएं भी शादीशुदा हैं, सुहागन और टिकी नहीं लगाती, बिछुड़ी नहीं पहन रही, चूड़ियाँ नहीं पहन रही। मिस डिसूजा बनने में क्या फायदा। मैंने मिसेज जोसेफ बनने से क्या फायदा, मुझे यही समझ में आ रही। भाई तुम्हारे कपड़ा उनके कपड़ा में का जो अंतर है, आइडेंटिटी है कि नहीं, कल्चरल कोई। मैंने विधवाओं जैसी लगती। मैंने तो एक भाई से कह दिया, वो मिलने आए पत्नी के साथ, तो मैंने कही सिंपैथी है कि तुम्हारी बहन विधवा होगी। तो बोले बहन नहीं है, हमारी पत्नी है। मैंने भैया हमने तो आज तक देखी नहीं ऐसी पत्नी, पहली बार देखी, बाल डाकन जैसी, टिकी लगाई नहीं, और चूड़ियाँ नहीं, बिछूड़ी नहीं, मेहंदी नहीं, कुछ है ही नहीं। बहुत खुल के कह रहा हूँ, अच्छी नहीं लगती बात। अरे साहब उसमें क्या हो गया, हमें इजी लगता है घर में। अरे इजी लगता है, लेकिन संस्कृति कोई चीज़ है, निर्वाह सील की मर्यादाओं का निर्वाह कोई चीज़। ठीक है आज तुम ऐसे पहन लियो, फिर तुम्हारी बहू स्कर्ट पहनेगी, फिर सोच लियो, फिर और मिनी कपड़ा पहनेगी, भी अगली जनरेशन वाली और ही मिनी पहनेगी। भी कभी तो कपड़ा घटता ही है हुंडा सरपणी के अनुसार। फिर क्या करोगे था। नहीं बिल्कुल नहीं, अपन तो भैया बिल्कुल परेशान। मैंने तो बम्बई जाऊँ कहीं जाऊँ, मैंने कह रखा है भोजन वही लोग कराएंगे जो भारतीय कपड़ा पहनेंगे। तो मेरे को बुलाते तो कम से कम साड़ी वगैरह पहनते ही कम से कम। मेरे तो वैसे भी नियम बहुत अलग हैं, राख के बर्तन नहीं मजे हो तो मुझे पसंद ही नहीं, बिल्कुल लेना ही नहीं। मुझे तो सीधे फल खा लेंगे धो के, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत विचारशील बना। मैंने कपड़ों के मामले में बहस नहीं करा। बच्चियाँ बहुत बहस करती हैं, और ये हमने करा है। 4 साल की बच्ची है और पीछे पूरी पीठ खुली, और इधर बिल्कुल स्किन क्या कहलाता है, स्लिपलेस,
और नहीं कैसे कैसे कपड़े भगवान जाने, अपने तो ना देखने में अच्छा लगे। ऐसी बच्ची हमसे जय जयंत करने आ जाती, कई बार मम्मी कहती जा जा पंडित जी को जय जयंत कर, तो हम पहले ही आशीर्वाद दे, बेटा कपड़ा पहन भी अक्कल रखो ऐसे कपड़ा नहीं खरीदना, अच्छे कपड़ा पहनो, ऐसे नहीं। अब तुम्हारी तो मानो नहीं मानो, हम कहा जा रहा, हमारा तो एक 9 कर्म और कम हो जाएगा, और क्या होगा, तुम नहीं आओगे अगली बार, क्या करोगे हमारा समझ आया। तो ये जीवन जीने की कला अनुकरण करने से पूर्व परीक्षा प्रधानी अवश्य होना चाहिए, परंतु बड़ों विद्वानों अनुभवी जनों से सलाह लेकर अपनाना चाहिए। जीवन जीने की कला 50 वर्ष तक, सुनना ध्यान से, 50 वर्ष की उम्र तक ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। ध्यान रखना सभी लोगों से, 50 वर्ष की उम्र तक आप सेल्फ डिसीजन मत लीजिए। आपके डिसीजन मम्मी पापा से, बड़े जनों से, यदि धार्मिक क्षेत्र में है, मैं सुनना सभी लोग, आप ट्रस्टी हैं और 50 साल से नीचे हैं, तो आप मंदिर में कोई चित्र बनवा रहे हैं, कोई निर्माण करा रहे हैं, कोई काम करा रहे हैं, आप 10 विद्वानों से पूछ लो, क्योंकि आपको आगम का पता नहीं है। निर्माण में कोई चूक रह जाएगी तो हमेशा के लिए वो संस्कृति के विरुद्ध हो जाएगी। एक बार कोई चित्र बन जाता है ना मंदिर में, गलत पेंटिंग बन जाती है, सब उसे फोटो खींच ले जाते, फिर वो ऐसी लगाने लगती। माने इतने फोटो में सदोषता पाई जाती है, इतने दोषों। मैं देवलाली गया था, बहुत साल पहले की बात है, तो उसी गोहिल को बुलाया था भावनगर से चित्र बनाने के लिए, उन्हें बना दिया फटाफट। और जिस दिन वो जाने वाला था, शाम की ट्रेन से, दोपहर में मुझे भोजन के बाद बताया बहन जी ने, रमा बहन जी ने, कि वो आप देख लो कोई गलती हो तो मैंने कहा रुक रहे क्या ये अभी, कि नहीं ये शाम को चले जाएंगे। मैंने उनमें 50 गलतियां बताई, 50 चित्रों में। मैंने कहा भैया तुम कब सुधारोगे, अभी नहीं, आप तो नहीं सुधार सकते, तो फिर फायदा क्या हुआ हमारे देखने को। इसलिए मैं कह रखा है, कोई भी चित्र बनवाए, डिजाइन बनवाए, कुछ करे, आपने तो ढलवा दियो क्या कहलाते हो फाइबर में, उससे पहले हमें दिखा लो, गलतियां पहले दूर हो सकती हैं। राजकोट गए तो हमने कहा भैया इनके फोटो हमें दो पहले, ढलवाने से पहले हम आपको बताएंगे। अब मेरे सामने जब था गलत हो रहा था, मैंने बता दिया कमंडल सही नहीं बना, पीछे सही नहीं बनी, कहाँ कहाँ गलती है। एक बार पेंटिंग गलत बन जाए ना तो वो ही चलती है। जैसे मैं एक बहुत आपको सरल दृष्टांत दूँ, जम्मू स्वामी का चित्र बना हुआ है, वो चारों रानियाँ, कोई सफ़ेद साड़ी पहनी, कोई कैसी साड़ी पहनी, और उस पल्लो ओढ़ो, और इधर कोई टिकी तक को ठिकाना नहीं, चूड़ियों तक को ठिकाना नहीं। मैंने सुहागन स्त्री कैसी होगी, शादी की रात कैसी होगी वो चारों बहुएं, चित्र देखो आप उठा के। और वो जो मेंढक वाली कहानी है, कुआं पे मेंढक बन गए सेठ जी, अब उस चित्र को गौर से देखो, वो विधवा है लेकिन लाल टिकी लगा है, वो टिकी लगा है, चूड़ी पहने आराम से। मैंने उसे यही पता नहीं कि विधवा कैसी होती है और सुहागन कैसी होती है। तो कभी भी कोई काम करो, घर परिवार में भी कोई काम करो, व्यापार धंधे में भी कोई काम करो, ट्रांसपेरेंसी रखो, पारदर्शिता रखो, आप कभी परेशान नहीं होगे। जो पारदर्शिता नहीं रखते बच्चे, 20-25 साल के नौजवान अपने मम्मी पापा से कहीं से उधार लिया, कहीं कुछ खेल खाल गए और कहीं शोरूम बना लिया। नहीं नहीं पापा आप नहीं समझते हो, मुझे नागपुर का नंबर 1 शोरूम बनाना है। भैया लेकिन पूंजी कितनी ये तो देखो, और तुमने 80% पैसा पूरा पूंजी उसमें लगा दी, अब बिजनेस कैसे करोगे। तुम दोस्तों की बातें नहीं मानो, बड़ों से मिले बिना कोई काम मत करो, सुरक्षित रहोगे आप। 20 से 25 वर्ष तक की उम्र में आज्ञा मानने की सख्त आवश्यकता होती है। आपको जो आज्ञा दी जा रही है आप मानो, अभी लॉजिक मत करो, बाद में वार्तालाप बाद में करना। 20-25 की उम्र तक तो आज्ञा बहुत माननी चाहिए। मम्मी कह रही बेटा लड़कों से दोस्ती मत करो, मैंने मत करो बस। कल एक घटना बता रहा है, ये आई उसमें कोई मराठी समाज में कोई घटना घटी, कोई जैन समाज की लड़की, लड़कों से दोस्ती करना स्कूल में बहुत आसान लगता है, 10वीं 12वीं की बच्ची हो, 4-8 लड़के चारों तरफ खड़े हुए, ऐसे खड़ी है बिल्कुल बॉस की तरह, बातें कर रही, हंस रही, दोस्ती बढ़ती चली गई। फिर उन लड़कों ने कोई गलत ऑफर किया तो उसने मना कर दिया, तो उन्हीं 5 लड़कों ने उसको किडनैप कर लिया, बात ही बातों में बुला करके, बात ही बातों में रेप कर लिया, मर्डर कर दिया। अब वो डेड बॉडी जब घर आई तो पापा को हार्ट अटैक हो गया, वो मर गए, सह नहीं सके उस बात को।
तो मम्मी ने दोनों की डेट देख करके उसने जहर पी गए, तीनों जने एक्सपायर हो गए। 3 डेड बॉडियाँ एक साथ निकली। कैसा क्या है ये बेटे? मैंने फिर कह रहे हैं बच्चियाँ जितनी हों, बच्चे जितने हों, बेटे दोस्ती नहीं करो, मैंने मत करो। लड़कों से लड़कियों को नहीं दोस्ती करना चाहिए और लड़कों को भी लड़कियों से दोस्ती नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हें अपना कैरियर बनाना है तो पढ़ाई लिखाई करनी है, नौकरी, इस चक्कर में मत पड़ोगे 80% से पास हो गए, 90% से पास हो गए। ये डिग्रियां बिल्कुल फर्जी हैं, बिल्कुल नकली डिग्री हैं, नकली। एक भी डिग्री से नौकरी नहीं मिलेगी आपको। आप क्वालिटी नहीं पैदा करोगे, लायक नहीं बनोगे तो कुछ काम नहीं होगा। मैंने बच्चे बच्चियों को आज्ञा से ये बात बतानी है आपको, आज्ञा से ही। वीडियो गेम नहीं खेलो, मैंने नहीं खेला, थोड़ी देर रो लेने दो बच्चे को, कोई बात नहीं है, बाद में उसे समझाएंगे, बड़े प्यार से समझाएंगे। और एक बात कहता हूँ, हुक्म देने से अच्छा है एक एक नियम बच्चे उसे ब्रेन वॉश किया जाए। आधा घंटा 15 मिनट लग जाने दो। आप अपनी स्वाध्याय भले ही 15 मिनट छोड़ दो, लेकिन 15 मिनट बच्चे से डिस्कस करो और बड़े प्यार से करो। जब ये बच्चियाँ कहती हैं ना, बच्चे कहते हैं कि हम आजकल आधुनिक हैं, तो हम उनसे सीधा प्रश्न करते हैं, तुम्हारी मम्मी आधुनिक होती और व्हाट्सएप पे बातें कर रही होती और तुम्हारे पापा से तलाक हो रहा होता और झगड़े हो रहे होते और रोज़ रोज़ टसल होती, तुम्हें कैसा लगता? तब वो सोचती, अरे हाँ, जब अपनी मम्मी का कोई दोस्त पसंद नहीं है तुम्हें और ये बातें झगड़े पसंद नहीं है, तो तुम भी अपनी ज़िंदगी मत करो इन बातों को। 20-25 की उम्र तक बच्चों को आज्ञा मानना सख्त आवश्यकता है। पूरे घर को याद होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए क्या। अब मैंने 3 तरह के रूल्स बनाए, रेड रूल्स, येलो रूल्स और ग्रीन रूल्स। ये भी मैंने समाचार पत्र में ही सुने थे रेड रूल्स, ग्रीन रूल्स और येलो रूल्स क्या होते हैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। मैंने अपने हिसाब से सेट कर लिया इनको, लेकिन ये पहली बार पढ़ा मैंने, अखबार में ही था। रेड रूल्स, रेड रूल्स माने कौन से हैं जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, माने इनका उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। नंबर कौन कौन सा? जैसे उग्र व्यवहार, गाली देना, गंदी भाषा, नशा, आक्रामक व्यवहार। जरा मम्मी ने कहा चढ़ बेटा, मैं हाँ पकड़ लिया उसने, जी क्या तरीका है? आपने देखा होगा, जरा बच्चे को मोबाइल का इंटरनेट ख़त्म करवा दिया मम्मी ने, अब वो चल नहीं रहा तो मम्मी चलो, क्यों हमारा मोबाइल में से इंटरनेट कौन ने ख़त्म किया? हमने किया बेटा, तो चाकू लेके मारने दौड़ पड़ा। 8 साल का बच्चा। आक्रामक व्यवहार, हिंसा, अन्यायपूर्ण व्यवहार, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। येलो रूल्स कौन से होंगे? येलो रूल्स मतलब इनके लिए दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन समझाइश दी जाएगी, मात्र समझाया जाएगा। जैसे खान पान, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उम्र आएगी धीरे धीरे, खाने पीने के रूल्स तोड़ेंगे वो, हम उन्हें समझाएंगे, मारेंगे पीटेंगे नहीं। और क्या है? पहनावा, गायन, नृत्य, सोना जागना, बच्चे बहुत तोड़ते हैं नियम। सोना जागना, स्वास्थ्य के मामले में अपन समझाएंगे उनको। मान लो आइसक्रीम खा ली, अब समझाइए, बच्चे खाएंगे भी आइसक्रीम, नहीं खाएंगे ऐसा भी नहीं हो सकता कि। और एक बात है, यदि आप अपने बच्चे को सुधारना चाहते हो ना, तो जिस माहौल में रहता है उस माहौल को बदलो, उनके दोस्तों को भी समझाओ। मोहल्ले में बच्चे हैं तो उनको समझाओ, घर में बुला करके थोड़ी सी 10-50 रुपए की मिठाई बांट दो, बुला लो, बेटे ये देखो वीडियो, ये देखो जानकारियाँ, ये काम नहीं करना अपने को, बता दो। देरानी जेठानी के बच्चे तो उन्हें सुधार दीजिए, तो बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। स्वास्थ्य, रात में स्कूल का बैग तैयार करना, बच्चे एंड टाइम पे करते हैं तो भड़बड़ी में कुछ चीज़ छूटती है, कुछ रह जाती है, कुछ काम हो जाता है, तो उनको पहले ही कहिए आप स्कूल का बैग रात को तैयार करिए, होमवर्क करिए। दूसरों की निंदा यदि बच्चा करे तो आप अलर्ट रहिए, उसे समझाइए कि कभी किसी की निंदा नहीं करना, कभी किसी की क्रिटिसाइज नहीं करना। छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं, उनको एग्जाम्पल दे दो, समाज के एग्जाम्पल दे दो, परिवार के रिश्तेदारों को एग्जाम्पल दे दो, बेटे दूसरों की निंदा नहीं करना। ज़्यादा समझदार हो तो बता दो तत्वार्थ सूत्र का वो सूत्र कि दूसरों की निंदा करने से बेटा अपनी इंसल्ट होती। एक आध एग्जाम्पल बना के बोल दो, हम सबके बीच में तुम्हारी बुराई करें तो सब लोग हमें बुरा समझेंगे, कैसी माँ है सबके सामने डांट रही। तो ऐसे समझाइए।
अब ग्रीन रूल्स बच्चा बेहिचक कर सकता है, जैसे संस्कृति का पालन, मंदिर जाना, बहुत बढ़िया। बच्चा कहे मैं पाठशाला जाऊंगा, अरे बिल्कुल जाओ, ये ग्रीन रूल है। मम्मी मैं माला फेरूंगा, अरे जरूर फेरो बेटा। मैंने अच्छे काम करने ग्रीन रूल्स में आते हैं सारे। मंदिर, पूजा, स्वाध्याय, अच्छा साहित्य पढ़ना, समयबद्ध लौकिक शिक्षा, पंक्चुअलिटी, समयबद्ध माने पंक्चुअलिटी, लौकिक शिक्षा, दिनचर्या करना, बहुत बढ़िया, दिनचर्या टाइम से करो, दान देना, सेवा करना, सहायता करना, और एक और बहुत अच्छा गुण, गुण ग्राहकता। मजा तो जब आए मम्मी किसी की बुराई करे, चाची की या बुआ की या किसी की, और बच्चा उसी समय कहे मम्मी भले ही तुम बता रहे वो बात सच्ची होगी, लेकिन बुआ की एक बात बहुत अच्छी है। मैंने आपकी तबीयत खुश होनी चाहिए कि बच्चा गुण ग्राहक है। खराब लोगों में से भी गुण निकाल के देख ले, वो बच्चा बहुत अच्छा। ये समझ लो ये बच्चा कभी माँ बाप को अनाथ नहीं छोड़ेगा। आपको पता है जिस समय हम कमियां देखते हैं ना, उस समय अच्छाइयाँ देखना बहुत कठिन होती है। और यदि बच्चा ऐसा करता है, मान लो बच्चा कह रहा है मम्मी पापा कितने खराब हैं, हमें हर बार मारते हैं, एक दिन भी ऐसा नहीं, और रोने लगा। अक्सर बच्चे पापा की बुराई मम्मी से करती, तो पर निंदा हो गई। अब उसी समय अपने शिक्षा देना है, अच्छा पापा खराब है तो परमानेंट छोड़ दें इनको। फिर सोचो फीस कौन देगा। फिर सोचो पिकनिक तो वही ले गए थे तुमको, और क्या उस दिन बाइक किसने दिलाई थी, और मालूम है उस दिन तुम बीमार हो गए थे, रात भर जागे थे तुम्हारे पापा, तुम तो भूल गए, तुम तो सो रहे थे। हैं पापा इतना लाइक करती हैं? बेटा वो तेरे सामने इसलिए नहीं कहते कि तू बिगड़ नहीं जाए, एक ही तो हो तुम चंदा। पता है जब तुम रोते हो ना तो पापा रोटी नहीं खाते, तुम्हें मनाते। मैंने उसको उस समय भी बातें याद दिलाओ जिससे वो गुण ग्राहकता का गुण सीख जाए। लेकिन यदि बच्चा सेल्फ से गुण ग्राहक हो तो उसकी बहुत प्रशंसा करनी चाहिए। ये ग्रीन रूल्स है। अब फटाफट पढ़ दूं 2-4 लाइनें, मैंने अब व्याख्या नहीं करूंगा, है तो करने लायक, लेकिन मेरे पास इतना विषय है कि 5-7 दिन में भी पूरा नहीं होगा दोनों टाइम पढ़ा करके, इसलिए मैं कुछ चीज़ें पढ़ के सुना रहा हूँ। मैंने इसका शीर्षक दिया है युवाओं का नैतिक धन। मैंने अक्सर हमारी नज़र इस पे होती है पैसा कितना लड़के पे, लड़की के लिए लड़का देखो तो सब पैसे ही पैसा देखते हैं, कुछ और भी धन होता है वो देखने लायक है। समझ गए अब? और बच्चों लड़कों से ये कहना चाह रहे, लड़कियों से भी कहना चाह रहे कि तुम बेटे एक पैसा कमाना मत सीखो। आजकल की लड़की ये नैतिक धन खो करके अभी पैसा कमा रही है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, मैंने 13 साल नौकरी की, 14 साल लगभग की है। इसमें एक अनुभव लिया है कि कोई भी महिला नौकरी करती है तो 100 रावणों के बीच में एक सीधा काम करती है, ऐसे समझो। स्कूल कॉलेज प्रोफेसर हों, चाहे आईटी के जॉब में, चारों तरफ लड़के घेरे बैठे और लड़की ऐसे ओने पोने कपड़ा पहने घूम रही, और वहाँ लड़के ऐसे खड़े ऐसे बैठे, ऐसे कुछ पूछो ही मत हालत। मैंने तो पूरे वर्ल्ड के लिए डिक्लेयर कर रखा है, कोई महिला यदि सील की रक्षा करना चाहती है, नौकरी नहीं करना चाहती, वो परेशान हो जाए, विधवा हो जाए, अनाथ हो जाए, तुम तो हमारे ना जाओ, हम तुम्हारी रोटी पानी की और आवास की सुरक्षा करेंगे, पूरी व्यवस्था करेंगे। ये इतनी पीड़ा होती है अंदर से। नैतिक धन कमाओ ना, नैतिक धन। सीता एक हिसाब से कहा जाए तो राम ने जब उसे छोड़ दिया, रामचंद्र जी ने उन्हें छोड़ दिया, तो वो ये नहीं सोच रही थी हम धन कमाने कहाँ चले जाएं। भगवंतों का स्मरण कर रही थी, अपनी पवित्रता की रक्षा कर रही थी, सील की रक्षा कर रही थी। मिल गया, देखो मिल गया एक धर्म भाई। हम कमाने के बारे में क्यों सोचते? सोचना सभी लोग शांति से, कौन कौन सा नैतिक धन है। यदि ये धन तुम्हारे पास है तो तुम वर्ल्ड में भूखे नहीं मर सकोगे। एक पैसा नहीं होगा तो भी दुनिया तुम्हें पूछेगी कौन सा धन है। सेवा, सौजन्य, समझ, अंडरस्टैंडिंग, समरसता, सहिष्णुता, संस्कार, सम्यक ज्ञान, समता, स्वास्थ्य, स्वाध्याय, सट आवश्यक, सत्संगति, संगीत। संगीत समझ गए? वही जरूरी नहीं वो संगीत
संगीत में जाकर के म्यूजिक में एमए बीए करो, वो वाली बात नहीं है। जो लोग पाठ करते हैं ना उन्हें लयबद्ध करना चाहिए। जो लोग फटाफट बोलते हैं ना भक्ता, उनसे कहो धीरे गाओ, तो गा ही नहीं सकते, बोल ही नहीं पाए, भूल जाएंगे। कहना कहा और लय में इतना रटा हो जाता है मति ज्ञान में सेट कि उन्हें सोचना ही नहीं पड़ता, धड़ 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 निकलता चला जाता है। पाठ इसलिए याद नहीं होती। 6 डाल आप जल्दी जल्दी बोलो, याद ही नहीं होगी। लेकिन आप 6 डाल बड़े राग के साथ गाओ, कोई पूजन बड़े राग के साथ गाओ, कोई भक्ति बड़े राग के साथ करो, आपको 4-6 बार में अपने आप याद हो जाएगी। राग के साथ गाइए। सजगता, सील, शांतता, सादगी, सुचिंतन, सुमार्गी, सुप्रभावक, शिक्षित, श्रम, श्रमी माने श्रम करना, सुगर्वी अच्छा सम्यक गर्व करना, सहयोगी, संसार भीरु भव भीरु, सौभाग्यशाली, शासित रहना, शासित माने किसी कंट्रोल में रहना, समाधान शोधी माने समाधान खोजने वाला, समस्याओं का रोना रोने वाला नहीं होना चाहिए। जब देखो जब समस्याओं का रोना रो रहे ना, समस्या शोधने वाला होना चाहिए। और सहजता, छात्र जीवन में सदा लोगों से मिलकर उनका दिल जीतकर सीखने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो क्या चीज़ कि वे अपने निर्णयों से संतुष्ट हैं या नहीं। कौन कौन से निर्णय, ध्यान से सुनना। सभी लोग जो कुंवारे हों उन्हें तो बहुत सुनना चाहिए, बात सभी को सुनना चाहिए वैसे तो। जैसे जो आपने पढ़ाई ली है, फैकल्टी ली है, उससे आप सेटिस्फाई हो कि नहीं। आज आपका अनुभव क्या कहता है, आपने डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की, जो कुछ वो आप उसमें आपको कैसा लग रहा है। नौकरी कर रहे हो उनसे मिलो, आप जो जॉब कर रहे हो उसमें आपको सेटिस्फैक्शन है या नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं। शादी, तुमने शादी की थी, बहुत सोच समझ की थी, बहुत मिलजुल के की थी, जाने कैसे कैसे की थी, तो उन सब शादीशुदाओं के अनुभव सुनो कि तुम्हें आज कोई फीलिंग या एक्सपीरियंस क्या है वो बताओ। बच्चों के अनुभव सुनो, आपके बच्चे हैं, आप उन्हें कैसे पालते हो, उनके अनुभव सुनो। लिव इन रिलेशन में रहने वालों से मिलो, उनसे पूछो तुम्हें कैसा लग रहा है। तलाक लेने वालों से मिलते रहो। सेकंड मैरिज करने वाले, करना नहीं कभी, लेकिन सेकंड मैरिज वालों से मिल करके अनुभव जरूर लो कि आपको कैसा लग रहा है, आप संतुष्ट हैं या नहीं। जीवन में ऐसे चिंतन और प्रवृत्ति में सुख मानकर कभी ना भटकोगे आप। समाचार पत्र एवं अपनों से बड़ों के अनुभव मार्गदर्शन का लाभ अवश्य लीजिए। लड़ाई से स्ट्रेस आता है, उससे बचने को सदा कर्तव्य पर ध्यान दो। अधिकार की कामना नहीं करो, कर्तव्य करने वाले को अधिकार अवश्य मिलते हैं। क्षमा करने का आनंद लो। अच्छे वस्त्र पहनो। लड़कों से दोस्ती करने से बचो और लड़के लड़कियों से दोस्ती करने से बचें। अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति की मर्यादा निश्चित करो। बड़ों एवं अपनों का दिल जीतो। गैरों का विश्वास नहीं करो। प्रलोभन में नहीं फंसो। शीघ्र एवं बिना श्रम के धनी होने की चेष्टा मत करो। इतने प्रलोभन है मार्केट में, 2 साल में डबल हो जाएगा। चिट फंड में डाल दो, 3 साल में डबल करवा रहे हैं, चक्कर में नहीं पड़ना। मोबाइल की चैटिंग से बचो। इतना धन यदि आपके पास होगा तो जीवन में आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी और कोई संकट नहीं होगा। ओम नमः शिवाय। एक चाइनीज विचारक है, चाइनीज विचारक, प्रश्न पूछने वाला 2 मिनट के लिए बेवकूफ़ बनता है, लेकिन प्रश्न नहीं पूछने वाला जिंदगी भर बेवकूफ़ बना रहता है। हाँ बोलो। आज नए समाज के हिसाब से भारतीय नारी से एक बच्चे को उम्मीद रहती है कि वो सुपर मॉम रहे, और पति को कि हमारी बीवी आधुनिक रहे, और सास को ये अपेक्षा रहती है कि बहू पारंपरिक रहे। तो इन तीनों में एक भारतीय नारी कैसे समायोजन करे? 3 क्या, दुर्गा जी के 10 हाथ हैं। अनेक रूप हैं, अनेक काम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। समाचार पत्र में एक फ़ोटो बनाया था मैंने, महिलाएं रोटी भी बनाती हैं, घर भी चलाती हैं, बच्चों को भी पालती हैं, सास ससुर की सेवा भी करती हैं। मैंने ये वास्तव में उसके मल्टी रूप को ही बताने के लिए है सारा। एक्चुअली सोच सम्यक हो तो सारे काम हो जाते। भोजन बनाते बनाते भी हम घर के टेंशन के कितने चिंतन करते रहते हैं, निर्णय करते रहते हैं, तत्व चिंतन भी करते रहते हैं, भेद विज्ञान भी करते रहते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। और जो ये लड़ाई है ना,
सम्यक दर्शन बहुत सरल है, मोक्ष जाना बहुत सरल है, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सबसे टफ है। क्योंकि सम्यक दर्शन में तो मेरी लड़ाई मेरे से है। मोक्ष जाने के लिए तो मुझे मुनि बनना है, तो मुझे अपने ही विकारों को जीतना है और किसी को कुछ नहीं करना है, तो अपना काम अपने से कर लेंगे। लेकिन ये जो पूरा एक बात चल रही है, ये पर्यावरण बदलने की बात चल रही है, और इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है पर डे घर में 30 मिनट 15 मिनट सामूहिक बैठक करने की आदत हो, ताकि हम एक दूसरे के विचार सुन सकें और अपने अपने विचार रख सकें। और बच्चे के विचार सुनकर हम उत्तेजित नहीं, तू ऐसे ही बोलता रहेगा जब देख जब, और तू ऐसी ही है बिल्कुल, ऐसा नहीं। 7 दिन तक उन पर ओपन डिस्कशन चलने दीजिए। धीरे धीरे बच्चे भी समझदार बनते हैं, पति भी समझदार बनता है, सासू भी समझदार बनती है, क्योंकि ये लड़ाई सचमुच बड़ी भयंकर है जो मैं बता रहा हूँ। मैं जो आपको लग रहा है सबसे ईजी है और सबसे टफ चैप्टर है 4 अनुयोग का, क्योंकि इसमें पूरे समाज का पर्यावरण बदलने की बात है, पूरे परिवार का पर्यावरण बदलने की बात है। जैसे बहू बहुत धर्मात्मा आई और सासू वो तो बिल्कुल ही बाजार की रोटी खा रही, डबल रोटी। अब उस बहू से पूछो कैसे निकल रही होगी वो। और बच्चे जिस माहौल में जा रहे हैं, मम्मी को पालन करना बड़ा कठिन है, वो जिस माहौल में जाता है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि एक बहुत अच्छा अपने कल्चर का एक बहुत अच्छा स्कूल खोला जाए। 2 जने चल रही बात, 2 जने कल मिले भी हमको, अपने अपने स्कूल की बात कर रही। उनको भी मैंने ये कहा बहुत टफ है, बहुत आसान नहीं समझना, क्योंकि पेरेंट्स तैयार नहीं हुए उन बातों के लिए। तो कठिन तो है थोड़ी सी बात, और इसीलिए मैंने पहले ही दिन एक बात कही थी, ये तपस्या है। और इसीलिए मैंने मंदिर में महावीर मंदिर कौन सा मंदिर कहलाता था वहाँ पर, तो वहाँ पर मैंने ये बात कही थी कि एक ब्रह्मचारी होने से भी असंख्यात गुना कठिन काम है शादीशुदा होना। ब्रह्मचारी तो बहुत मजे में है, उसे कुछ काम ही धाम नहीं, कुछ करना धरना क्या उसे, अंदर अंदर खूब मजे लो अपने। लेकिन वास्तव में सबके बीच में जीवित रहना और सबको पालना और सबको मोक्ष मार्ग में लगाना। लोग सोचते शादी करना सरल है, कुंवारे लोगों के होश ठिकाने आ जाते हैं जब शादी होती है। लेकिन ठीक है, इस सम्यक विचारणा होनी चाहिए, और वे सब बातें बता भी रहे हैं, लेकिन मीटिंग जरूर होनी चाहिए परिवार की। यदि आप मीटिंग करेंगे तो वो जो बात आपने पूछी वो उसका समाधान मिल जाएगा। और ये बात फिर बता रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ वो अनंतवा भाग बता रहा हूँ। ये मेरा कोई लास्ट हार्ड एंड फास्ट नहीं है सब कुछ। हर परिस्थिति में आपके निर्णय बदलेंगे, विचार बदलेंगे, सोच बदलेंगे। कभी हमको झुकना भी पड़ेगा, कभी हमें थोड़ा एडजस्ट भी होना पड़ेगा, तो वो सब आप खुद ही निर्णय करेंगे, आपके निर्णायक आप स्वयं बनेंगे। ठीक है, कुल मिला के यू कैन डू इट। आप सब कर सकते हैं। यस, आपने अभी बताया भारतीय नारी का रोल, हाँ। भारतीय मेल का क्या रोल है, और आप एक और क्वेश्चन है, आपने बोला फीमेल मतलब लड़कियों को लड़कों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, लड़कों को लड़कियों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। बढ़िया। बट आज का जो जमाना है उसमें आज लड़का और लड़की साथ में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल पढ़ना तो चाहिए। ये काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है, थियोरेटिकल आपने बोला, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बहुत impossible है। बिल्कुल, मैंने पहले कहा बहुत मेहनत है, तपस्या है। अपने जज्बातों को कंट्रोल करना बहुत बड़ी तपस्या है। जहाँ तक मैं वे कहूँ तो इस पर चर्चा तो बड़ी होगी, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, सभी लोग फील कर रहे हैं कि पुराने समय में इतना स्ट्रेस नहीं था, इतने सुसाइड नहीं थी, तलाक नहीं थे। यदि ये पढ़ाई बहुत अच्छी है, ये नौकरी का तरीका बहुत अच्छा है, ये पढ़ाई का तरीका बहुत अच्छा है, तो ये बढ़ क्यों रहा है? बस हम इस पर विचार करेंगे तो आपको बचने का रास्ता यहीं से निकलता हुआ दिखाई देगा। पहले एसिड अटैक कभी नहीं सुने थे, एसिड अटैक अब बढ़ते चले जा रहे। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो रही जो अभी बहुत नई नई होती चली जा रही, अपराध बढ़ते ही चले जा रहे। उससे बचने का एक रास्ता है कि हम अपने मूल ट्रैक पर लौटें। कैसे लौटेंगे ये हमें सोचना है। बहुत अच्छा है। मेल के बारे में तो मैं बहुत बातें अभी बताई, लड़कों के लिए भी बहुत सारी बातें बताई, सभी लोग विचार करेंगे। ठीक, अभी दिनवाणी स्तुति और सबको सही समय पर आने का प्रयास करें। जावाणी के ज्ञान ते सूझ लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ